नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल यादव और आप देख रहे हैं हिंदी एकेडमी में छंद पर एक परिचर्चा, जिसमें मैं आज यति, गति, पद या चरण, तुक और गण पे चर्चा करूंगा। मित्रों, मैंने बताया यति वह नियम है कि छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है या रुकना पड़ता है। इसे हम यति कहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति में दो चरण हैं। पहला चरण है मंगल भवन मंगलहारी, दूसरा चरण है द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो पहले आ रहा है हारी और फिर दूसरी में भी आ रहा है हारी। तो यहाँ पे हारी और बिहारी ये क्या है, समानता इन चरणों में, री आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से गति है। कविता को जब हम पढ़ते हैं या किसी पद्य को पढ़ते हैं तो हमारा यह पूरा प्रयास होता है कि हमारी जो आवाज़ निकले, जो लय निकले, वह बिल्कुल मधुर हो। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि कानों को मधुर लगने वाला वह काव्य का प्रवाह जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, इस कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को ही हम गति कहते हैं। और प्रत्येक छंद का जो है पढ़ने का एक अंदाज होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ने का एक लय होता है। आप सभी लोग इसको जानते हैं। दूसरा है पद या चरण। प्रत्येक काव्य का जो है प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में या प्रत्येक पंक्ति के अंत में या उसके चतुर्थांश को, चौथे अंश को हम चरण कहते हैं। चरण को ही हम पद भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं। दूसरा है तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण। प्रत्येक चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण क्या कहलाते हैं? तुक कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो पहले हमने कहा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, तो पहले क्या आ रहा है? पहले चरण में री आ गया। फिर दूसरा चरण देखिए, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, यहाँ पर भी री आ गया। तो री और री इसीलिए कह रहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो पहले चरण में आया हारी, दूसरे में आया भारी। तो री और री समानता है। फिर आप कहेंगे इस तरह से हारी और बिहारी शब्द आ गया है। तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहा जाता है। अगला है गण। गण शब्द का अर्थ होता है समूह या मंडली भी हम कह सकते हैं या दल भी कह सकते हैं। पुंज शब्द का भी प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे गण का मतलब है समूह। तो गण एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो गण बन जाता है। तो जैसे छंद में जो है 3 वर्णों का एक गण होता है। तो गण किसे कहते हैं? कह रहा है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इस गण को जो है यमाता राजभान सलगा, छंद का एक सूत्र होता है, यमाता राजभान सलगा। सूत्र के आधार पर गणों की संख्या छंद में 8 बताई जाती है। जिसकी पहचान इसी के आधार पर जो है वर्णिक छंदों की पहचान की जाती है। और इसमें वर्णिक छंद तो होते ही हैं, वर्णिक छंद की पहचान की जाती है। फिर मात्रिक छंद भी होते हैं जिनकी मात्राओं के आधार पर पहचान की जाती है। अब अगले वीडियो में हम जो है यमाता राजभान सलगा सूत्र की व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ हम ये आपको बताएंगे कि जो 8 गण होते हैं वो कौन कौन से गण होते हैं। प्रत्येक गण को बताया गया आपको कि प्रत्येक गण में 3 वर्णों का एक समूह होता है। तो प्रत्येक समूह का जो पहला वर्ण होता है, ठीक, उसके आधार पर, दूसरे के आधार पर और तीसरे के आधार पर उनका नामकरण होता है। जैसे मान लीजिए यह कह दिया तो यह गण, माँ कह दिया तो म गण,
त कह दिया तो तगण, र कह दिया तो रगण, जगड़ भगड़, सगण नगण। इस प्रकार से यह गण तगड़, यह गण तगण, मगण, रगण, जगड़, भगड़, नगण, सगण, लगण, और एक लघु होता है और एक गुरु होता है। तो जैसे कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए छंद में जो कितने गण होते हैं, तो 8 गण होते हैं। कितने लघु होते हैं, एक लघु होता है और एक गुरु होता है। तो इस प्रकार से हमने यह मात्रा राजभाषा का सूत्र पर जो है थोड़ी मोड़ी चर्चा किया है, और आगे हम बताएंगे कि कहाँ पर जो है गुरु वर्ण होगा, कहाँ पे लघु होगा, कहाँ पर इसका अपवाद मिलेगा। पूरे उदाहरण के साथ इसकी हम परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।